अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। सुबह की अजान का वक्त था। उस्मान बाबा ने मुझे जगा दिया और कहने लगे, मैं नमाज पढ़कर शहर चला जाऊंगा, मेरे साथ आओ, मैं तुमको भी भट्टों पर ले चलता हूँ, तुम मेरे आने तक वहीं बैठना। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। मैंने चारपाई पर से उठते ही सबसे पहले अपनी जेब में देखा, मेरा दोस्त सांप जेब में ही था। मैं उस्मान के साथ चल पड़ा। भट्टा वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये 3-4 भट्टे थे। जमीन के अंदर गोल गोल घड़े बने हुए थे जिनके ऊपर गुंबद बनाए गए थे। ऊपर छोटी चिमनियां लगी थी। इनमें एक तरफ ताज़ा हवा के लिए सुराख लगे हुए थे। मैं एक भट्टे में घुसकर बैठ गया। ये काफी बड़ा भट्टा था। अंदर सुराख में से ताज़ा हवा आ रही थी। ठंडी जगह थी। उस्मान बाबा कहने लगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, दिन के वक्त अगर बाहर निकलना हो तो ज्यादा आगे मत जाना। उस्मान बाबा चला गया। अभी जंगल में तारीकी छाई हुई थी। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं भट्टे के अंदर ताज़ा हवा वाले सुराख के पास जमीन पर लेट गया। जब आंख खुली तो सुराख में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। भट्टे से बाहर निकला। दरख्तों पर कुछ चरिंद परिंद बोल रहे थे। दिन काफी चढ़ चुका था। दरख्तों के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। धूप खिली हुई थी। मैं नीचे थोड़ी सी उतरा तो सामने छोटी सी नदी बह रही थी। मैंने जेब में से सांप को बड़े प्यार से निकाल कर घास पर रख दिया और कहा, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें नहाना हो तो तुम भी नदी में नहा लो, मैं तो नहाने लगा हूँ। मैं नदी में उतर गया। पानी ठंडा था। नहाने के बाद मेरा दुखता हुआ बदन ज्यादा दुखने लगा था। ये जिस्म भारतीय फौजियों की बड़ी मार बर्दाश्त कर चुका था। मैंने पतलून और फटी पुरानी बुश शर्ट पहनी हुई थी और भट्टे के अंदर जाने के बजाय जरा दूर हटकर एक जगह झाड़ियों में जगह बनाकर बैठ गया। पानी मैंने नदी से पी लिया था। भूख महसूस हो रही थी, मगर मैं रेस्ट हाउस के किचन में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मिलिट्री पुलिस को अब तक अपने फौजियों की लाशें मिल चुकी होंगी और बूढ़े फौजी अफसर ने मेरी चिता की राख को रेत कर देख लिया होगा कि वहाँ मेरी एक भी हड्डी नहीं है, और इसे यकीन हो गया होगा कि मैं तीनों फौजियों को हलाक करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। चुनाचे इस वक्त मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस शहर में जगह जगह मुझे तलाश करती फिर रही होगी, और ऐन मुमकिन था कि वो इस वक्त रेस्ट हाउस की तरफ भी आते हों। इसी वजह से मैं रेस्ट हाउस से दूर ही रहना चाहता था। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से मुझे रेस्ट हाउस और किचन की पिछली दीवार और सहन साफ नजर आ रहा था। सांप मेरी जेब से बाहर निकल आया था। शायद वो जंगल की सैर करना चाहता था। वो मेरी हथेली से बार बार नीचे फिसल आता था। मैंने इससे कहा, दोस्त, अगर तेरा दिल सैर करने को चाहता है तो बेशक जंगल में सैर करने चला जा, मगर ज्यादा दूर ना जाना और ज्यादा देर ना लगाने, इसी जगह वापस आ जाना। मैंने इसे घास पर रख दिया। सांप तेजी से रेंगता दरख्तों की तरफ चला गया। इतने में मुझे जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शायद आलमगीर खुद जीप लेकर आ गया था। वहां से मुझे रेस्ट हाउस का सामने वाला हिस्सा साफ नजर नहीं आ रहा था। जीप सामने वाले हिस्से में आकर रुकी। उसका इंजन बंद हो गया था। मेरे दिल में आया कि मैं उठकर रेस्ट हाउस की तरफ जाऊं, लेकिन फिर एहतियात के ख्याल से वहीं बैठा रहा। 10-15 मिनट के बाद ढलान के ऊपर आलमगीर नमूदार हुआ। इसने खड़े होकर अपने दाएं बाएं देखा, फिर तेजी से ढलान उतरकर भट्टों की तरफ आ गया। वो भट्टों को देखने लगा। मैं देख रहा था कि इसके पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला तो नहीं लगा हुआ। जब वहाँ कोई अजनबी मुझे नजर न आया तो मैंने आलमगीर को आवाज दी। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, पुलिस तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है, शेरबाज कहाँ है? हुआ क्या था? मैंने मुख्तसर अल्फाज में से सारी दास्तान बयान कर दी। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि एक सांप ने तुम्हारी मदद की हो। सांप तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? वो तो इंसान का दुश्मन है। मैंने कहा, वो जंगल में सैर करने गया हुआ है, अभी आएगा तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरे कितना काबिल एतमाद दोस्त है। वो बोला, तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, ये जगह यकीन तौर पर खुफिया पुलिस की निगाहों में है। पुलिस मेरे पास भी आई थी। अगर मैं यहाँ का पुराना सोशल वर्कर ना होता और मैंने अपनी एक समाजी हैसियत ना बनाई होती और सरकारी अफसरों से ताल्लुकात ना बना रखे होते तो मैं इस वक्त जेल में बंद होता। मैंने इससे पूछा, क्या पुलिस को पता चल गया है कि तुम्हारा हम लोगों से राब्ता है? आलमगीर कहने लगा, तुम इन बातों को छोड़ो, मैंने सब कुछ अपने तौर पर रफा दफा करा लिया है, मगर पुलिस तुम्हें और शेरबाज को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करती फिर रही है। मैं इस वक्त भी बड़ा लंबा चक्कर काट कर एक दूसरे रास्ते से यहाँ आया हूँ और ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मुझे ये मालूम हो जाए कि हमारा साथी कमांडो शेरबाज कहाँ है और किस हाल में है। मुझे यकीनी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो किस जगह पर है, ताकि मैं इसको वहाँ से फरार कराने की कोई स्कीम बना सकूँ। आलमगीर कहने लगा, सबसे पहले तो तुम यहाँ से निकल चलो। मैंने कहा, यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगा? आलमगीर कहने लगा, जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँ, बहरहाल यहाँ से फ़ौरन निकल चलो। मैंने कहा, मुझे अपने दोस्त सांप का इंतजार करना होगा। आलमगीर ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैंने कोई अहमकाना बात कर दी हो। कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए? उठो, मेरे साथ आओ, सांप को छोड़ो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार तुम पकड़े गए तो दुश्मन तुम्हें चिता में जलाने की हिमाकत नहीं करेगा, बल्कि तुम इसी वक्त छूट कर दिए जाओगे। मैंने कहा, 1 मिनट ठहरो, मैं सांप को आवाज़ देता हूँ। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने होठों को सुकेड़ कर एक खास तरीके से सीटी की आवाज़ निकाली। ये आवाज़ मैंने आधे आधे सेकंड के वक्फे से 3 बार निकाली और जिस सांप गया था इसी तरफ देखने लगा। आलमगीर भी इसी तरफ देख रहा था। इतने में मेरा दोस्त सांप मुझे नजर आ गया।
वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आलमगीर ने छोटे से भूरे रंग के सांप को अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से उठ के परे हट जा खड़ा हुआ। मैंने कहा, आलमगीर भाई घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर आलमगीर डर के मारे मेरे करीब नहीं आता था। मैंने इसके सामने सांप को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आलमगीर से कहा, अब चलो, कहाँ चलना है। वो मुझे अपने साथ लेकर जंगल में वहां से अंदर की जानिब को एक फरलांग के फासले पर ले गया। वहां जंगालूद से चट्टानों के दरमियान एक झोंपड़ा नुमा का लकड़ी का बोसीदा कैबिन बना हुआ था। कहने लगा, यहाँ हम कभी तैयार किया हुआ कच्चा कोयला स्टोर किया करते थे। जब से मैंने कोयले का काम छोड़ा है यहाँ कोई नहीं आता, स्टोर खाली पड़ा है, तुम यहाँ रहना। उस्मान बाबा तुम्हें आकर खाना वगैरह दे जाया करेगा। इस दौरान मैं अपने खुफिया तरीके से शेरबाज का पता चलाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े और खाने को भी लाता हूँ जो जीप में ही पड़ा है। उस्मान बाबा तुम्हें दे जाएगा, मैं चलता हूँ। खबरदार यहाँ से इधर उधर मत जाना और होशियार रहना। आलमगीर चला गया। मैं बोसीदा कैबिन में आकर बैठ गया। कोने में अभी तक कोयले की कुछ कच्ची बोरियां पड़ी थी। लकड़ी का फर्श गंदा हो रहा था। मैंने एक तरफ से थोड़ा सा साफ किया और कैबिन के दरवाजे में एक तरफ को होकर बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर जंगल ही जंगल था, चट्टानें थी, झाड़ियाँ थी, ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैं शाम को जेब से निकाल कर कहा, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम नहीं कर सका। उस्मान बाबा आएगा तो इससे कहकर तुम्हारे लिए दूध मंगवा लूँगा। तो 10-15 मिनट बाद उस्मान बाबा दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। इसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था, मेरे पास आकर बैठ गया। थैले में मेरे लिए केले के पत्तों में लिपटी हुई बिरयानी थी। थर्मस बोतल पानी से भरी हुई थी। मसाली रंग की एक बुश शर्ट और उसी रंग की एक पुरानी सी ठंडी पतलून थी। मैंने सबसे पहले पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहने, खाना खाया, पानी पिया और उस्मान बाबा से कहा, बाबा मुझे एक बोतल दूध भर कर ला दो। वो बोला, दूध तो क्या करेंगे? मैंने कहा, बस दूध पीने को जी चाहता है। वो कहने लगा, अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा तो लेता आऊँगा। उस्मान बाबा चला गया। कोई आधे घंटे के बाद दूध की बोतल लेकर आया और कहने लगा, अब मैं रात को थोड़ा बहुत खाना लेकर आऊँगा। ये कुछ मोमबत्ती और माचिस है, रात को ज़रूरत के वक्त राशन करना। इसके जाने के बाद मैंने शाम को कप में डालकर दूध पिलाया। शाम दूध पीकर मेरी जेब में वापस जाने के बजाय वहीं कोने में मदद से बैठ गया। इसी तरह शाम हो गई। जंगल में अंधेरा उतरने लगा। दरख्तों पर बखेरा करते परिंदे शोर मचाने लगे। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, परिंदों का शोर कम होता गया। जब रात का अंधेरा छा गया तो जंगल पर खामोशी का राज हो गया। जंगल की इस खामोशी का मैं आदी हो चुका था। उस्मान बाबू मेरे लिए खाना लेकर आ गया। मैंने आलमगीर के बारे में पूछा। कहने लगा, साहब दोबारा नहीं आए, इनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैंने कहा, कोई अजनबी आदमी तो तुम्हें इधर उधर फिरता नजर नहीं आया? उस्मान बाबा ने कहा, मैंने तो किसी को नहीं देखा, यहाँ तो कोई नहीं आया, यहाँ भी बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया। उस्मान बाबा सुबह सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता लाने का कहकर थर्मस बोतल लेकर चला गया। पानी से भरी हुई बड़ी थर्मस वो दिन के वक्त ही मेरे पास छोड़ गया था। अब जंगल की रात फिर मेरे सामने थी। मच्छरों ने हमला शुरू कर दिया। हैरानी की बात थी कि कल रात भी जंगल में किसी शेर चीते की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैं आग रोशन नहीं कर सकता था, धुनी भी नहीं लगा सकता था ताकि मच्छरों से कुछ बचाव हो जाए। कैबिन के अंदर गर्मी थी और मच्छर बहुत ज़्यादा थे। कैबिन के बाहर भी मच्छर थे मगर गर्मी नहीं थी। मैं कैबिन के बाहर एक तरफ होकर लकड़ी के तख्ते पर लेट गया। ये तख्ता किसी कमरे का उखड़ा हुआ दरवाज़ा था। न जाने रात के किस लम्हे मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो सफेदा सहरी नमूदार हो चुका था। दरख्तों पर परिंदे अल्लाह ताला की हमदो सना के गीत गा रहे थे। मेरे बदन की दर्दें अब ठीक हो गई थी। मैंने अपने दोस्त सांप को दूध पिलाया। कुछ देर इससे बातें करता रहा। इतने में उस्मान बाबा मेरे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। कहने लगा, मैं आपके लिए नाश्ता बना रहा था कि साहब का टेलीफोन आ गया। आलमगीर भाई का फ़ोन था। मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, कह रहे थे कि मेरा पैगाम दे देना, मैं आज शाम अंधेरा होने के बाद किसी वक्त आऊँगा। मैं खुश हुआ। मुझे यकीन था कि आलमगीर ने शेरबाज का ज़रूर कुछ न कुछ सुराग लगा लिया होगा। मेरा दिन कैबिन के अंदर बैठे और किसी वक्त बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे टहलते गुजर गया। शाम का वक्त आया। मुझे आलमगीर का बेचैनी से इंतजार था। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो आलमगीर भी आ गया। इसने आते ही पूछा, यहाँ कोई मशकूक आदमी तो तुम्हें नजर नहीं आया? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। 2 दिन से सिवाय उस्मान बाबा के और किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। तुम बताओ भाई, शेरबाज से कुछ पता चला? आलमगीर मेरे पास ही कैबिन के अंदर बैठ गया। कहने लगा, शेरबाज को मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे फरार के बाद बेंगलोर के तारीखी किले वाले कैंप से निकाल कर मुंडेल छावनी ले गए हैं। ये मुंडेल छावनी कहाँ है? मैंने पूछा। आलमगीर बोला, ये छावनी छतरी वाली पहाड़ी के ऊपर वाक़ है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज रहा करती थी। आजकल यहाँ पर गोला बारूद और दूसरा जंगी साजो सामान ज़ख़ीरा जमा रहता है, जिसकी हिफाजत के लिए फ़ौज की एक प्लटून हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ हुकूमत के मुखालिफ सियासी कैदियों को भी कैद किया जाता है। यहाँ पर टॉर्चर सेल भी हैं जहाँ इन सियासी कैदियों को मुख्तलिफ अदियतें देकर इनसे हस्ब मंशा बयान लिखवाए जाते हैं। छावनी का एक सबसे छोटा सा टीला दरिया कृष्णा के किनारे पर है और यहाँ से जनूब की तरफ इसका फासला 50-60 किलोमीटर का है। लेकिन जंगल अगर जाएं तो आधा फासला रह जाता है। मैं सोच में पड़ गया। आलमगीर कहने लगा, तुम ज़रूर शेरबाज को वहाँ से निकालने के बारे में सोच रहे होगे, मगर इस ख्याल को भूल जाओ, क्योंकि छतरी वाली छावनी में जो कोई एक बार लाया जाता है तो फिर उसकी लाश भी बाहर नहीं निकलती।
दूसरा, वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम इतना सख्त है कि कोई चिड़िया भी फौज की इजाज़त के बगैर छावनी की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने आलमगीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैंने इससे पूछा, आलमगीर भाई, क्या तुम मुझे ये पता करवा कर बता सकते हो कि छतरी वाली छावनी में शेरबाज को किस जगह पर कैद में रखा गया है? आलमगीर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इसके इंतबाह पर भी जरा सा ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर खामोश रहकर वो कहने लगा, इसके लिए अपने किसी खास जासूस को वहाँ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा, वो कितना वक्त लगाएगा? क्योंकि मैं शेरबाज को वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकाल लाना चाहता हूँ। कोई पता नहीं भारतीय फौज कभी से मौत की नींद सुला दे। आलमगीर ने फौरन मेरे सवाल का जवाब न दिया। 10-15 सेकंड खामोश बैठा सोचता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, तो मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मेरा ख्याल है इन 2 दिनों में अपने आदमी एक राग भी लगा लेगा। मैंने कहा, खुदा करे इन 2 दिनों में शेरबाज खान को कुछ ना हो, लेकिन आलमगीर भाई इससे ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। आलमगीर चला गया। इसके बाद मुझे 2 दिन गुजारने की आमद बन गए। ये बड़ी गनीमत की बात थी कि इस दौरान वहाँ कोई खुफिया पुलिस वाला ना आया और मैं महफूज रहा। उस्मान बाबा मुझे बराबर मुँह अंधेरे और शाम के वक्त खाना वगैरह पहुँचाता रहता था। मेरे दोस्त सांप के वास्ते दूध भी मिलता रहा। आखिर किसी न किसी तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उस्मान बाबा नाश्ता लेकर आया तो उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि आलमगीर भाई आज शाम को आ रहा है। मैं बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। शाम जरा गहरी हुई तो आलमगीर दरख्तों में से गुजर कर कैबिन की तरफ आता नजर आया। मैं कैबिन के बाहर ही बैठा था। इसके आते ही मैंने पूछा, कुछ कामयाबी हुई? आलमगीर मेरे पास बैठते हुए बोला, यहाँ जो अपने आदमी काम कर रहे हैं वो बड़े जांबाज हैं और अपनी जान खतरे में डालकर भी राज मालूम करके ले आते हैं। पता ये चला है, आलमगीर ने सांस लेते हुए कहा, कि छतरी वाली छावनी के टीले के ऊपर 7-7 3 कोठरियाँ बनी हुई हैं। इन कोठरियों में से एक कोठरी में कमांडो शेरबाज कैद है। वहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। इस सवाल पर आलमगीर कहने लगा, भाई फौजी छावनी में वैसे भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है और ये तो ऐसी छावनी है कि जहाँ भारतीय हुकूमत अपने खतरनाक सियासी कैदियों और जासूसों को कैदी बनाकर रखती है। वैसे जितना कुछ हमारा जासूस मालूम कर सका है, इसकी रोशनी में मालूम हुआ है कि टीले पर वाकई छावनी की तरफ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं है। कोई मकामी गुज्जर या सब्जी फरोश सब्जी वगैरह लेकर ऊपर नहीं जा सकता। वहाँ पर मुकीम फौजियों के लिए राशन फौजी ट्रक लेकर आता है। छावनी के गिर्द पत्थर की मजबूत 4 दीवारी ऊपर तक गई हुई है। चारों कोनों में 4 ऊंचे वॉच टावर बने हुए हैं, जहाँ से हर वक्त सर्च लाइटों की रोशनी दीवारों पर पड़ती रहती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर दीवार पर कोई मक्खी भी बैठे तो वॉच टावर के गार्ड्स को नजर आ जाती है। जिस तरह कैदियों की कोठरियां हैं, इनकी पिछली दीवार टीले से नीचे घाटी तक बिल्कुल सीधी चट्टान की तरह चली आती है। यानी अगर कोई चाहे तो रस्सी की मदद से भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ने की कोशिश भी करे तो वॉच टावर के संतरी से सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देख लेंगे और मशीन गन के एक ही ब्रश से इसका काम तमाम कर देंगे। आलमगीर मुझे बड़ी मायूसकुन बातें सुना रहा था, मगर मेरा खुदा जानता है कि मैं मायूस नहीं था। यह अजीब बात है कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ था। मुझे एक तो अपने खुदा पर हमेशा भरोसा रहा है कि अगर आदमी की नीयत नेक हो, इसके अकल ठिकाने हो, इसका मिशन मुहिब्बुल वतनी का मिशन हो और इसके इरादे मजबूत हो तो इसकी कामयाबी यकीनी है। इस वक्त भी जब हमारा मुजाहिद साथी आलमगीर मुझे छावनी की नाकाबिल शिकस्त सिक्योरिटी का हाल सुना रहा था, तब मेरा दिल कह रहा था कि अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह का नाम लेकर चढ़ पड़ो। इस वक्त भी जब हमारा मुजाहिद साथी आलमगीर मुझे छावनी की नाकाबिल शिकस्त सिक्योरिटी का हाल सुना रहा था, तो मेरा दिल कह रहा था कि अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। दुश्मन चाहे छावनी में तोपे लगा दे, तुम अपने गाजी साथी शेरबाज को निकालने में जरूर कामयाब हो जाओगे। मैंने आलमगीर से पूछा कि टीले के पीछे जो दरिया बहता है वो टीले से कितने फासले पर है। इसके जवाब में आलमगीर बोला, दरिया टीले के जनूब मशरिकी सिमत बिल्कुल साथ ही बहता है। टीले की ढलान और दरिया के दरमियान थोड़ा सा फासला है जहाँ जंगली झाड़ियाँ और सरकंडे हैं। मैंने अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार तो कर लिया था, मगर मुझे अपनी इस कमजोरी का एहसास था कि मुंडेल छावनी का इलाका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मुझे वहाँ किसी ऐसी जगह की ज़रूरत थी जिसको मैं अपना खुफिया ठिकाना बनाकर छावनी वाले टीले का सर्वे कर सकूं। इसके अलावा मुझे वहाँ किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो खास भरोसे का आदमी हो और मिशन में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुझे फराम कर सके। मैं तो वहाँ किसी को जानता तक नहीं था और मेरा मिशन इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक था। मैं इस बारे में खुद किसी अजनबी शख्स को एतमाद में नहीं ले सकता था। जब मैंने अपनी इस तशवीश का इजहार आलमगीर से किया तो वो कहने लगा, मुझे पहले से ही इस हकीकत का एहसास था कि अकेले इस मिशन में तुम्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका हल मैंने तलाश कर रखा है। उसने बताया कि बेंगलोर से एक आदमी मेरे साथ मुंडेल छावनी जाएगा जो मुझे वहाँ मंडेर कस्बे के एक आदमी से मिलाएगा। वो आदमी अपना खास मुजाहिद और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वहाँ बैठा खामोशी से अपना काम कर रहा है। वो मुजाहिद को मुंडेल छावनी से कश्मीर के भारतीय फौजी यूनिटों की सप्लाई के लिए जाने वाले असले से बाखबर रखता है। ये सुनकर मुझे काफ़ी हद तक इत्मीनान हुआ। आलमगीर कहने लगा, तुम्हें इस मिशन के लिए जिस किस्म के असले की ज़रूरत होगी मुंडेल छावनी वाला अपना मुजाहिद तुम्हें वो असला मुहैया कर देगा। मैंने इस आदमी के बारे में जब आलमगीर से पूछा कि इसका नाम क्या है और वो छावनी के कस्बे में क्या काम करता है, तो इसने मुझे इसका नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि वो वहाँ क्या काम करता है।
मैं आप लोगों को इस मुजाहिद का असली नाम नहीं बता सकता, ये भी नहीं बताऊंगा कि वो वहाँ किस किस्म की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। सिर्फ इतना बताता चलूंगा कि मुंडेल छावनी के करीब वाले टीले में जो इंडियन आर्मी एविएशन का कैंप बना हुआ था, वहाँ वो ग्राउंड स्टाफ में मैकेनिक का काम करता था। इसका फर्जी नाम बशीर भट्ट रख लेते हैं। आलमगीर ने बताया कि बशीर भट्ट का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, मगर इसके अबाव अजदाद 100 साल पहले कश्मीर से निकलकर हैदराबाद दक्कन में आ गए थे। बशीर भट्ट तमिल और तेलुगु दोनों ज़बानें रवानी से बोल लेता है। ऐसा आदमी मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता था। मैंने आलमगीर से कहा, मेरा ख्याल है मैं कल सुबह यहाँ से मुंडेल छावनी की तरफ चल पड़ूंगा। आलमगीर कहने लगा, नहीं, तुम कल सुबह नहीं जा सकोगे। इसकी वजह यह है कि मुझे अपने जो खास आदमी तुम्हारे साथ भेजना है, जो मुंडेल छावनी तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें बशीर भट्ट से मिलवाएगा। इससे मेरी मुलाकात कल दोपहर के बाद ही हो सकती है। अब प्रोग्राम यूँ बनेगा कि मैं कल शाम को अपने खास आदमी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो तुम्हें रात को या सुबह सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। वो मुंडेल छावनी वाले जंगल के मुख्तलिफ रास्ते से वाकिफ़ है। मेरा ख्याल है तुम्हें जंगल का सफ़र पैदल चलकर तय करना होगा। फिर कुछ बातें करने और मुझे मुंडेल छावनी के बारे में बहुत ज़रूरी बातें बताने के बाद आलमगीर चला गया। दूसरे रोज़ शाम से ज़रा पहले आलमगीर का खास आदमी, जिसको मैं मुजाहिद के नाम से ही पुकारूंगा, मेरे पास जंगल में पहुँच गया। मुझसे बगलगीर होकर मिला, मेरे पास कैबिन के अंदर बैठ गया। मैंने पूछा कि मुंडेल छावनी किस वक्त जाने का प्रोग्राम है। मुजाहिद बोला, हम मुँह अंधेरे निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दिन के वक्त वहाँ पहुँचें। मैंने कहा, जंगल में वहाँ से कितना फासला होगा? 20 किलोमीटर। वो बोला, अगर हमें दरिया में कोई कश्ती मिल गई तो ये फासला इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बहरहाल हम अगर मुँह अंधेरे रवाना हुए तो कल दोपहर तक या दोपहर के बाद मुंडेल छावनी के कस्बे में पहुँच जाएंगे। जिस तरह मुजाहिद ने कहा वैसे ही प्रोग्राम तय हो गया। रात हमने वहीं गुजारी। सुबह नमाज के बाद उस्मान बाबा हमारे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। हमने नाश्ता किया, चाय की एक एक प्याली पी और अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मुजाहिद मुझे जंगल के किनारे किनारे लेकर चल रहा था। यहाँ जंगल इतना गुंजान नहीं था, जेरे बरसाती नाले और घाटियाँ भी नहीं थी। रास्ते में जंगली देहातियों की झोंपड़ियों के करीब से भी गुजरे। सूरज निकल आया था, गर्मी और हब्स हो रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे ताकि जल्दी न थक जाएं, क्योंकि सफ़र लंबा था। दोपहर के वक्त हम एक खुली पथरीली जगह पर आ गए। हमारी एक जानिब छोटे छोटे टीलों का सिलसिला फैला था और दूसरी जानिब घने जंगल के दरख्तों के झुंड थे। हम थोड़ा बहुत खाना साथ लाए थे। वहाँ बैठकर हमने खाना खाया। मुजाहिद कहने लगा, इन टीलों के पीछे दरिया बहता है। दरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है। टीलों में से गुजरने की वजह से इसका पार्ट छोटा है, मगर पानी का बहाव तेज़ है। अगर वहाँ हमें कोई इधर उधर पड़ी हुई छोटी कश्ती मिल गई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मुंडेल छावनी के कस्बे के नज़दीक पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दरिया के सिम चल पड़े। 2-3 टीलों में से गुजरने के बाद हम दरिया पर पहुँच गए। दरिया का पार्ट वाकई छोटा था, मगर पानी तेज़ी से बह रहा था, क्योंकि दरिया टीलों के दरमियान से इधर उधर घूमता हुआ बह रहा था। मुजाहिद एक जगह खड़ा बड़े गौर से जायजा ले रहा था। कहने लगा, यहाँ कोई कश्ती वगैरह दिखाई नहीं दे रही, हमें दरिया के साथ साथ चलना होगा। हम दरिया के किनारे सरकंडों के दरमियान से होते हुए आगे बढ़ने लगे। हम एक टीले के नशीब में से गुजर कर बाहर आए तो मेरे साथी मुजाहिद रुक गया। वो एक तरफ देख रहा था, मैंने भी इस तरफ देखा तो वहाँ कुछ फासले पर ताड़ी के दरख्तों के नीचे झोंपड़ियाँ नजर आईं। मुजाहिद कहने लगा, ये माहीगीरों की झोंपड़ियाँ हैं, आगे हमें कोई ना कोई कश्ती ज़रूर मिल जाएगी, आ जाओ। हम किनारे किनारे चल पड़े। ज़रा आगे गए तो वहाँ छोटी छोटी कश्तियाँ खड़ी थी। मुजाहिद ने मुझे हिदायत की कि कश्तियों के करीब से खामोशी से गुजर जाओ। मैंने ऐसा ही किया। वहाँ कोई माहीगीर नहीं था। कुछ दूर जाकर मुजाहिद ज़मीन पर बैठ गया। इसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं भी वहीं सरकंडों के पीछे बैठ गया। मुजाहिद जैसे घात लगाकर बैठा था और उस तरफ देख रहा था जिधर माहीगीरों की कश्तियाँ थीं। जब इसे यकीन हो गया कि वहाँ आसपास कोई आदमी नहीं है तो वो बोला, तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं कश्ती लेकर आता हूँ। जब मैं कश्ती लेकर आऊँ तो तुम बिल्कुल तैयार रहना और जितनी जल्दी हो सके कश्ती में सवार हो जाना। वो उठकर चल दिया। मैं इसे कश्तियों की तरफ जाते देख रहा था। वो झुककर चल रहा था। सबसे आखिर में जो कश्ती थी वो इसके पास जाकर बैठ गया। फिर जल्दी से उठा, कश्ती का लंगर खोला, इसे दरिया में धकेला, इसमें छलांग लगाई और चप्पू चलाता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उठकर खड़ा हुआ था, किनारे पर आया और कश्ती को देखने लगा। दरिया का पानी तेज था। कश्ती बड़ी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी, मगर वो किनारे से 15-20 फुट दूर थी। कश्ती करीब आई तो मुजाहिद ने मुझे आने का इशारा किया। मैं दरिया में कूद गया और कश्ती की तरफ तैरने लगा। कश्ती रुक नहीं सकती थी, मैं तेज तेज तैर रहा था। मुजाहिद ने पानी में चप्पू मेरी तरफ बढ़ाया। चप्पू मेरे हाथ में आ गया। मैं कश्ती में बैठ गया। कश्ती डोंगा सी थी मगर बड़ी पुख्ता थी। मैं चप्पू चलाते हुए कश्ती को वस्त में ले आया। हंसकर बोला, हम खुशकिस्मत है कि हमारे पीछे कोई नहीं आया। ये लोग बड़े तजुर्बेकार तैराक और कश्तीदान होते हैं। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। अभी तक हमारे पीछे कोई माहीगीर नहीं आया था। दरिया का बहाव हमें टीले की दूसरी तरफ ले गया। यहाँ पानी की लहरें बड़ी तेज रफ्तार थी। देखते देखते हम 3-4 टीलों के दरमियान से गुजर गए। जब टीले खत्म हो गए तो दरिया थोड़ा खुले मैदान में आ गया। मैंने भी एक चप्पू पकड़ लिया। कश्ती अच्छी खासी रफ्तार से आगे बहती चली जा रही थी। मुजाहिद बोला, अब हम इंशाअल्लाह 1 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दूर से हमें टीले नजर आ रहे थे। मुजाहिद ने इनकी तरफ इशारा करके कहा, ये मुंडेल छावनी के टीले हैं। इनमें से एक टीले के ऊपर मुंडेल छावनी है और उनके पीछे मुंडेल का कस्बा है, जो इस छावनी की वजह से आबाद हुआ था। अच्छा खासा कस्बा है। वहाँ एक सिनेमा हाउस भी है।
कश्ती पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। पहाड़ी के करीब जाकर दरिया दाएं जानिब को मुड़ गया। मुजाहिद ने कहा, ऊपर छतरी वाली इमारत देख रहे हो? मैंने पहाड़ी टीले पर निगाह डाली। टीले की चोटी पर इमारत नजर आ रही थी जिसके ऊपर छोटी सी छतरी नजर आ रही थी। मुजाहिद बोला, ये मुंडेल छावनी की बैरकें हैं, यहाँ फौज का कैंप है। मुजाहिद को मालूम नहीं था कि वहाँ इंडियन आर्मी का गोला बारूद का जखीरा भी स्टोर किया जाता है और असले के स्टोर भी हैं और 3 ऐसी कोठरियां भी बनी हैं जिनमें से एक कोठरी में कमांडो शेरबाज कैद है। मैंने देखा कि छावनी की इमारत की पिछली दीवार बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे से ऊपर तक चली गई थी। वहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। कम से कम मैं वहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था और मुझे सीधी चढ़ाई चढ़ने का अच्छा खासा तजर्बा भी नहीं था। बैरकों के ऊपर मुझे 3 तरफ से बने हुए वॉच टावर भी नजर आ रहे थे। चौथा वॉच टावर इमारत की दूसरी जानिब था। हमारी कश्तियां वहां से आगे गुजर गई। आगे कुछ फासले पर एक घाट आ गया जहां पहले से 2-3 कश्तियां बड़ी खड़ी थी। यहाँ से मुसाफिर और देहाती लोग दरिया पार करते थे। हमने कश्ती को किनारे पर लगाया, इसे ऊपर खींचकर एक तरफ कर दिया और एक पगडंडी पर कस्बे की तरफ चल पड़े। मुजाहिद कहने लगा, इसी कस्बे में अपना खास आदमी और एतमाद वाला आदमी बशीर भट्ट रहता है। मैं ये बताता चलूँ कि बशीर भट्ट भी मेरा नाम फर्जी रखा है। इसका मकान कस्बे के दूसरे किनारे पर है। हम कस्बे में पहुंच गए। खासा बड़ा कस्बा था। जिस तरह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मकान होते हैं वैसे ही ढलानी छतों वाले पत्थर और ईंटों की दीवारों वाले मकान थे। झोंपड़े भी थे। कहीं कहीं 2 मंजिला इमारतें भी थी। बाजार तंग था, दुकानें खुली थी। बाजार में से बैलगाड़ी और माल मवेशी गुजर रहे थे। लोगों का लिबास देहाती टाइप का था। काले और गहरे सांवले रंग के मर्द और औरतें थी। औरतें सुर्ख और नीली साड़ियों में थी। अक्सर औरतें और मर्द पाँव से नंगे थे। चाय की और सिगरेटों की दुकानें भी थी। मोटर रिक्शा नहीं था, इनके बजाय मरील घोड़ों वाले टांगे चल रहे थे। मुजाहिद मुझे बशीर भट्ट के घर ले गया। वो इस वक्त घर पर नहीं था। इसके नौकर ने मुजाहिद को पहचान कर इसको सलाम किया और हाल चाल पूछा। मुजाहिद ने पूछा कि बशीर कहाँ है। नौकर ने बताया, कैंप से अभी तक नहीं आए, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। इसने बैठक खोल दी, हमारे लिए चाय बनाकर ले आया। कोई आधे घंटे के बाद एक खिलते हुए रंग वाला दराज का जवान बैठक में दाखिल हुआ। मुजाहिद से बगलगीर होकर इससे हाल चाल पूछा। मुजाहिद ने इससे मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा, आलमगीर ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। बशीर भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, खैरियत तो है ना? वैसे आलमगीर ने भेजा है तो खैरियत नहीं होगी। और वो दोनों हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़े। बशीर भट्ट मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, कहने लगा, है साहब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं मुजाहिद के सामने अपने मिशन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैंने मुजाहिद से कहा, मुजाहिद भाई, मैं तन्हाई में बशीर साहब से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुजाहिद हमारे काम से बाखूबी वाकिफ था और इसे इसका एहसास था कि हमारे काम में इंतहाई राजदारी से काम लिया जाता है और कभी कभी तो अपने करीबी साथी से भी बाद रात एक खास वक्त तक पोशीदा रखे जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए उठा और बोला, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं इतनी देर में कस्बे की सैर कर आता हूँ। मुजाहिद के जाने के बाद मैंने बशीर भट्ट से कहा, बशीर साहब बात यह है कि